स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे IELTS के लिसनिंग टेस्ट के बारे में, स्पेशली वोकेबलरी। लिसनिंग टेस्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इट टेक्स 30 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। वी गेट एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू ट्रांसफर अवर आंसर्स टू द आंसर शीट। ये जो टेस्ट है ये असेस करता है, एनालाइज करता है हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मेन आइडिया, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, opinions, purpose and attitude of the speakers, as well as our ability to follow the development of ideas. हर एक पार्ट जो है लिसनिंग टेस्ट का, उसमें डिफरेंट वोकेबलरी यूज की जाती है। सबसे आसान वोकेबलरी जो है वो पार्ट 1 में होती है और सबसे जो डिफिकल्ट है वो होती है पार्ट 4 में। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो चारों पार्ट्स में पूछे जाते हैं और या बार बार रिपीटेटिव वे से क्वेश्चंस में आते हैं। एंड आई ऑल्सो टेल यू द टिप्स एंड एडवाइस ऑन हाउ टू स्पेल इंग्लिश वर्ड्स करेक्टली। सो विल स्टार्ट। पूरी लिसनिंग में हमें 4 रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाती हैं, जिसमें से पहली 2 लिसनिंग्स बेस्ड होती हैं ऐसी वोकेबलरी पे जो हम रोजाना अपनी लाइफ में यूज करते हैं। सो दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे सोशल कंटेक्स्ट। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है 2 लोगों के बीच में, और ये एक तरह की इंक्वायरी होती है। और जो सेकंड पार्ट है वो होता है एक मोनोलॉग। मोनोलॉग मींस इसमें एक ही पर्सन है जो वो बात करता है और वो हमें किसी लोकल फैसिलिटी के बारे में बताता है, उसकी लोकेशन, कौन सी चीज कहाँ पे है, उसकी डिटेल्स हमें बताई जाती हैं और उसके बेस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमारी एकेडमिक नॉलेज के बेस पे हमें पूछे जाते हैं। ये हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बारे में हो सकती है, हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड और ट्रेनिंग के बारे में हो सकती है। जितनी अच्छी हमारी एकेडमिक नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से हम ये सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड पार्ट जो है इसमें मैक्सिमम 4 पर्सन हो सकते हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी टीचर होगा और बाकी जो होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे। मे बी 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और बेसिकली ये किसी असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। बच्चे जो होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो अपने ट्यूटर्स से पूछेंगे कि कौन सी या कैसी असाइनमेंट्स में उनको डिफिकल्टीज आ सकती हैं या कौन सी असाइनमेंट्स उनको चूज करनी चाहिए या किन सब्जेक्ट्स को उन्हें लेना चाहिए, कि इन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ये आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग फोर्थ है वो अगेन एक मोनोलॉग है, मींस इसमें अगेन एक ही पर्सन बात करेगा। बट ये क्योंकि एक एकेडमिक सब्जेक्ट या एकेडमिक टॉपिक पे बात होगी तो ये एक तरह का एक यूनिवर्सिटी लेक्चर होगा। एक टीचर होगा, एक ट्यूटर होगा जो एक सब्जेक्ट के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर देगा और उसके बेस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इस लिसनिंग टेस्ट में कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमें फॉर्म, टेबल, नोट या चार्ट को कंप्लीट करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक पैराग्राफ होगा जिसमें बहुत सारी ब्लैंक्स हो सकती हैं, उसे कहते हैं समरी कंप्लीशन। वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। या एक सेंटेंस होगा, उसके बीच में एक ब्लैंक होगी तो उस ब्लैंक को फिल करना होगा। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस कंप्लीशन। या फिर हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन के बाद हमें एक ब्लैंक दी जाएगी और उस क्वेश्चन का हमें आंसर इस ब्लैंक में देना होगा, 1 वर्ड, 2 और 3 वर्ड में। उसे कहते हैं शॉर्ट आंसर। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें हमें ABC 3 तरह की ऑप्शंस दी जाएंगी और उनमें से किसी एक ऑप्शन को हमें चूज करना है। या फिर हमें काफी सारी ऑप्शंस दी जा सकती हैं, जैसे 5 ऑप्शंस A, B, C, D एंड E, और इसमें से हमें 2 या 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। लास्ट जो पोर्शन है उसमें हमें लेबलिंग करनी होती है किसी मैप या डायग्राम की। जनरली ये सेकेंड जो पार्ट है आपका, उसमें ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है। हम फर्स्ट देखते हैं पार्ट 1, इसमें कैसी वोकेबलरी पूछी जाती है। जो बेसिक वोकेबलरी है जो स्टूडेंट्स अपनी जनरली जो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखना, उसमें पूछी जाती है या उसमें वो सीखते हैं, वही इन पार्ट 1 में पूछी जाती है। ये एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, जैसे मैंने पहले बताया है, और ये 2 लोगों के बीच में होगी जो एवरीडे सोशल सेटिंग में है। रेगुलर एक जनरल टॉक होगी। इस वोकेबलरी में वो डेट्स, टाइम्स,
प्लेसेस, एक्टिविटीज, वर्क या लेजर के बारे में पूछ सकते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। सो लेट्स सी हमें किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं डेज के बेस पे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इनके हमें स्पेलिंग्स पता होने चाहिए। वो हमें मंथ्स और सीजन्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड सो ऑन, इंक्लूडिंग विंटर, स्प्रिंग, ऑटम एंड समर। सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे जो बच्चे करते हैं वो है स्पेलिंग ऑफ फरवरी के। इसमें या तो वो आर को भूल जाते हैं या फिर आर से पहले यू को इंक्लूड कर देते हैं। सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसके स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ वर्ड है, स्पेशली पार्ट 1 में। तो ये अगर आपको आता है तो आप कोशिश करें कि ये वर्ड सही लिखें ताकि आपके मार्क्स ना कटें। इसके अलावा जो एक वर्ड है ऑटम, इसमें जो लास्ट एन है स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं लिखना, क्योंकि जनरली जब हम ऑटम बोलते हैं तो जो लास्ट का जो एन है वो साइलेंट होता है, वो नहीं सुन पाते। सो ये भी मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप इसके वर्ड्स, इसके लेटर को याद करें ताकि आप इसको सही तरह से लिख पाएं। इसके अलावा कई बार वो लोकेशंस को बताने के लिए शेप्स का यूज करते हैं, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सिलेंडर और सिलेंड्रिकल और आउल। So shapes can be used when we refer to place in a city. For example, King's George Square. तो इसमें ये जो वर्ड आया है स्क्वायर, तो ये एक शेप है। सो इसलिए हमें ये शेप्स के बारे में या शेप्स के जो वर्ड्स हैं ये भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। हमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमें पता होने चाहिए, इनके स्पेलिंग्स। ऑटोमोबाइल, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राम, सबवे, एयरप्लेन, ट्रेन, बाइसिकल, कार, पेडेस्ट्रियन, पैसेंजर एंड कम्यूटर। इसमें यहाँ पे कम्यूटर एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे गलती करते हैं लिखने में। या तो ये डबल एम जो है इसमें सिंगल एम लगा देते हैं, या फिर वो कंप्यूटर लिख देते हैं। सो कम्यूटर का मतलब होता है ट्रेवलर। तो कम्यूटर्स और ट्रेवलर्स ये वर्ड हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि कम्यूटर के जो सही स्पेलिंग है वो क्या है। इसके अलावा हमें कलर्स भी याद रखने ज़रूरी हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वाइट, ब्लैक, ब्राउन। इसमें जो वर्ड है कलर, हमें जब ये सीधा वर्ड पूछा जाए कलर, तो अगर हमें ये आंसर में लिखना है तो हम COLOUR वर्ड भी लिख सकते हैं और COLOR भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही वर्ड सही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो यू है ये ब्रिटिश में या ब्रिटेन में और कनाडा में लोग यूज करते हैं, लेकिन ये जो वर्ड यू है ये यूएस में यूज नहीं किया जाता। सो ये प्रेफरेंस की बात है। सो लेकिन दोनों ही वर्ड जो हैं एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा वर्ब्स पूछी जा सकती हैं, जैसे सजेस्ट, डेवलप, बोरो, परसुएड, डिस्कस, रिव्यू, कॉन्सेंट्रेट, बिलीव, क्रैश और ऐसी ही फर्दर। हमें ये ध्यान रखना है कि कभी ये जो वर्ब्स होती हैं ये पर्सन, जेंडर या टेंस के साथ अटैच्ड होती हैं, तो अगर हमें उसको ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे कि अगर मैं लिखूं द एम्प्लॉइज और मैं लिखूं द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय या वर्कर, उसके बाद अगर एक वर्ब हमें यहां पुट करनी है जैसे सजेस्ट, तो यहां पे जब मैं लिखूंगा सजेस्ट, SUGGEST, तो इसके साथ एस या ES की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। लेकिन अगर एम्प्लॉई लिखा है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जब मैं इसको वर्ब को यूज करूंगा तो मुझे आंसर में इसके साथ एस को यूज करना पड़ेगा। सो इस यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि किस वर्ब के साथ एस या फिर ES का यूज होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जिसमें वर्ब के साथ ING यूज करना जरूरी है या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ की वर्ब यूज करना इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसकी जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लें, उस केस में हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे जहां पे यूज करने की जरूरत है ING, वहां पे हम ING यूज करेंगे, और जहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ की वर्ब यूज करने की जरूरत है वहां पे हम ये यूज करेंगे।
नेक्स्ट वो एडजेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, जैसे ब्यूटीफुल, नेसेसरी, फैंटास्टिक, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, वंडरफुल, टेरिबल, टेम्पररी, परमानेंट, नॉलेजेबल, एक्साइटिंग या एक्साइटेड, बोरिंग, डिफिकल्ट, इजी, इंटरेस्टिंग। सो इसमें जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वी नीड टू मेक श्योर, अगर यहाँ पे डबल एस या डबल आर या कोई डबल वर्ड यूज किया गया है या डबल एम वर्ड यूज किया गया है, मतलब कोई भी वर्ड है जो डबल है, तो जब हम आंसर हमारा आंसर शीट में लिखेंगे तो बहुत बार स्टूडेंट्स इसे एक ही लिखते हैं, ये दोनों एस या दोनों एम लिखना भूल जाते हैं। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम अगर डबल कॉन्सोनेंट यूज किया गया है तो उसे यूज करें। इसके अलावा हमें नंबर, टाइम या करेंसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जनरली ये पार्ट 1 में बहुत ही कॉमन है पूछना, और इसे अगर हमें सही तरह से लिखना आ जाए तो हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अगर वो हमें करेंसी के बारे में पूछें, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं लिखने के लिए $30, तो हम इसे ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं या इसे ऐसे नंबर में भी लिख सकते हैं। या अगर वो हमें टाइम के बारे में पूछते हैं, जैसे 6 o'clock और 6 PM या शाम को 6 बजे, ऐसा अगर वो बोलते हैं तो हम अगेन इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और इसे नंबर में भी लिख सकते हैं। इसके साथ हम PM भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई सेपरेट नंबर वो हमें बोलते हैं लिखने के लिए, जैसे 10,000, तो अगेन हम इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और नंबर में भी लिख सकते हैं। एक चीज जो हमें ध्यान रखना है कि जब वो इंग्लिश में 30 या 13 वर्ड यूज करते हैं तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 30 लिखना है या 13 लिखना है, 40 लिखना है या 14 लिखना है, 90 लिखना है या 19 लिखना है। सो हमें ये ध्यान से देखना होगा कि उनका जो स्ट्रेस है वो किस सिलेबल पे है। अगर वो टीन पे फोकस कर रहे हैं, टीन पे, तो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 13 वर्ड या 13 नंबर लिखा जाएगा। और अगर वो स्ट्रेस एक्सटेंड नहीं हो रहा एंड में, स्टार्टिंग में ही है, जैसे 30, सो टी, सो टीन नहीं है, तो देन वी हैव टू राइट 30। इसके अलावा करेक्ट द कॉपी द करेक्ट सिंबल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर के बारे में उन्होंने हमें बताया है तो हम डॉलर साइन यूज करेंगे, लेकिन अगर पाउंड साइन उन्होंने बताया है तो हम पाउंड का साइन का यूज करेंगे जब हम आंसर को ट्रांसफर करेंगे। एक चीज और जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर डॉलर या पाउंड का साइन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक ब्लैंक पूछी गई है लेकिन उसके स्टार्टिंग में डॉलर का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है या फिर पाउंड का जो साइन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, इन सर्टेन केस हमें वो साइन अपनी आंसर शीट में ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे उन्होंने अगर बोला $750, तो हम 750 वर्ड यहां पे या नंबर डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे, हम उसके साथ डॉलर साइन अपने आंसर शीट पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। करेंसी के केस में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि करेंसी वो यूज कैसे करते हैं, मतलब करेंसी को बताते कैसे हैं। अगर कुछ ऐसा बोला जाए $750, $750, जो वर्ड डॉलर है उसका जो साउंड है वो एंड में आता है, तो हमें ये पूरा वर्ड या पूरा नंबर इकट्ठा लिखना है $750। अगर वो कुछ ऐसा कहें, फॉर एग्जाम्पल $7.50, $7.50, सो उन्होंने जो वर्ड है डॉलर या पाउंड वो दो नंबर्स के बीच में यूज किया है, $7.50, तो 750 नहीं कहा, $7.50 कहा है, तो इसे हमें 7.50 लिखना है। इसका मतलब है $7.50, जैसे हम बोलते हैं 7 रुपए और 50 पैसे, 750 रुपए और 7 रुपए 50 पैसे। सो अगर जो साउंड है डॉलर और जो वर्ड है डॉलर वो नंबर को तोड़ता है और उसके बीच में आता है, तो हमें याद रखना है कि हमें बीच में डॉट लगा के, मींस डेसिमल में बताना है $7.50। जैसे फॉर एग्जांपल $250 हो गया, $250, और हो गया $2.50 हो गया $2.50। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि हमें करेंसी को कैसे यूज करना है, कैसे लिखना है।
और हमें ये डॉलर साइन तभी यूज़ करना है अगर हमें क्वेश्चन में या पूरे हमारे जो लिसनिंग टेस्ट है उसमें अगर डॉलर साइन पहले से लिखा हुआ है तो हमें फिर ये आंसर शीट पे नहीं उतारना है। सो ये एक टेस्ट है जिसमें हमें 10 क्वेश्चंस हैं, ये पार्ट 1 का टेस्ट है। एक एग्जाम्पल है, अगर आप चाहें तो आप इसको मेरे साथ दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी, मैं इसको प्ले करूंगा और आपको मेरे साथ में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long. Right. 0.75 metres wide. Okay. And it's 0.5 metres high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. Okay, right. Now, obviously insurance is an important thing to consider, and our companies are able to offer very good rates in a number of different all-inclusive packages. Sorry, could you explain a bit more? Yes, sorry. There's really 3 rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate. Then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. Mm-hmm. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. And will you be paying by credit card? Can I pay by cheque? Okay, so this was your part 1. So I hope you understand. So now we'll move on to the part 2. So part 2 जो है वो एक मोनोलॉग है, मीन्स एक स्पीच और टॉक. सो जो पार्ट 2 है आइलेट्स लिसनिंग टेस्ट का, मोनोलॉग मीन्स उसमें एक ही पर्सन है जो बात करेगा. ये एवरीडे कंटेक्स्ट में अगेन जो डेली हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज उसी के बेस पे होगा. एक्चुअली ये जो स्पीच है ये एक लोकल फैसिलिटी को डिस्क्राइब करेगी.
लोकल फैसिलिटी जैसे कोई हेल्थ केयर सेंटर हो सकता है, जिम हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है। सो ये उसके लेआउट के बारे में, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सेंटर में क्या है, यहाँ पे क्या है। सो यहाँ उसके आसपास कोई रोड्स बनी हुई हैं, ठीक है, तो उसके लेआउट के बारे में सब कुछ बताएगी। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ रूम्स इन अ पर्टिकुलर बिल्डिंग हो सकती है, लेआउट हो सकती है। सो देर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स जो इसको इसमें आ सकते हैं, और इसमें शायद मैप जो है जनरली पूछा जाता है। जो आपको ध्यान में रखना है वो ये, अगर मैप या डायग्राम आ जाए तो पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको लेफ्ट और राइट वहां पे लिख लेना है, फॉर जो भी मैप है वहां पे, यहाँ पे, ताकि आप लेफ्ट और राइट लिख लें, ताकि आपको अपने लेफ्ट और राइट के बारे में कंफ्यूजन ना हो। और एक चीज और जो आपको करनी है, जनरली जो आप मैप होता है उसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शंस ऐसे पहले ही कंपास के रूप में दिए होते हैं। सो अगर नहीं दिया है तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये जो मैप है इसके ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे क्या आ जाएगा, साउथ, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड में साइड की में हो जाएगा वेस्ट। अगर आप इनको बना लें तो आपको ये जो डायरेक्शंस हैं, मींस नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और या फिर ये जो है राइट साइड ईस्ट है और लेफ्ट साइड वेस्ट, तो आपको डायरेक्शंस के और या फिर लेफ्ट राइट के बेस पे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। लेट्स सी जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जैसे ये एक टाउन लाइब्रेरी है, सो टाउन लाइब्रेरी है तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है, और हमें यहाँ पे A B C D I तक जो ऑप्शंस हैं इनमें से यहाँ पे आंसर्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मल्टीमीडिया कोई रूम है तो यहाँ पे हम F आंसर टिक कर देंगे। यहाँ पे 15 पे अगर यहाँ पे रेफरेंस बुक्स हैं तो यहाँ पे हम H आंसर फिल कर देंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो हमें पूरा यहाँ पे वॉक थ्रू करवाएंगे कि यहाँ पे एंट्रेंस हुई तो यहाँ पे हम गए तो ये क्या है, ये क्या है, वहाँ पे आके हम लाइब्रेरी एरिया में आ गए तो ये क्या है, ये जो ऑलरेडी पोर्शन लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो जब हम हमें लेके जा रहे हैं तो क्या रेफर कर रहे हैं, वो कौन सी जगह है। सो इसमें जो वोकेबलरी यूज होगी उसे हम चेक करते हैं। रूम्स हो सकते हैं जैसे किचन, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि डाइनिंग रूम में ये जो वर्ड है, सो बच्चे इसमें DINNING वर्ड यूज करते हैं, तो इसके वजह से उनका गलत हो जाता है। जो वर्ड है डिनर, तो उसमें हम DINNER वर्ड यूज करेंगे। अगर वो वर्ड यूज करते हैं डिनर, दैट इज फाइन, बट मोस्टली वो डिनर नहीं यूज करेंगे वर्ड, वो यूज करेंगे डाइनिंग रूम। सो इसमें हम DN यूज नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है। लाइब्रेरी एक ऐसा वर्ड है जिसमें जब स्टूडेंट्स लिखते हैं सो LIAB वर्ड यूज करते हैं, जो कि गलत है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि लाइब्रेरी में LIBRARY। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो वर्ड है लाइब्रेरी और डिनर, ये लाइब्रेरी और डाइनिंग रूम, ये आप अच्छी तरह से इनके स्पेलिंग याद कर लें ताकि आपकी इनमें मिस्टेक ना हो। तो और ये बहुत बार यूज किए जाते हैं। अगर आपको जिम्नेशियम के कहा गया है तो आप जिम वर्ड यूज कर सकते हैं। कैफेटेरिया कहा गया है तो आप कैफे वर्ड यूज कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। क्लासरूम, वेटिंग रूम, रिसेप्शन का जो इसमें भी कई बार बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पे ई की जगह वो आई यूज करते हैं। टिकट, डेस्क, स्टोरेज रूम एंड थिएटर। थिएटर जो वर्ड है THEATRE या फिर THEATER, दोनों ही वर्ड एक्सेप्टेबल हैं। हालांकि आई विल सजेस्ट RE, लेकिन दोनों ही वर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होगी। उसके बाद आपसे वर्ड पूछे जा सकते हैं जैसे स्ट्रीट, रोड, एवेन्यू। एवेन्यू एक वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, बार बार ये आपको लिसनिंग में आता है सेकेंड पार्ट में। लेन, ड्राइव, कोर्ट, प्लेस, टेरेस। टेरेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद करना। वे। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको जब वो मैप के बारे में बताएंगे कि अच्छा ये लोकेशन यहाँ पे है, ये लोकेशन यहाँ पे है, तो आप उसको उसके डायरेक्शन के साथ जाते हुए आप उसको ध्यान से पॉइंट करेंगे। अच्छा ये थिएटर यहाँ पे है, डाइनिंग रूम यहाँ पे है, लाइब्रेरी यहाँ पे है। इसके अलावा डायरेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है और प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट,
across, from, between, beside, diagonal, corner, opposite, adjacent to, near, past, before, after. वर्ब्स भी इसमें यूज होंगी, जैसे यहाँ पे टर्न, मूव, कंटिन्यू ऑन, यहाँ गो स्ट्रेट अहेड, ये वर्ड, यहाँ कंटिन्यू ऑन, वॉक, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उनको दिल से यू कीप ऑन वॉकिंग, सो टिल द नेक्स्ट डोर कम्स, क्रॉस, पास, स्टार्ट, फिनिश, एंड, स्टॉप. सो ये डायरेक्शंस बताने के लिए ये वर्ब्स भी यूज की जाती हैं. सो ये भी आपको ध्यान में रखनी है. प्लेसेस ऑन द मैप, तो जैसे टेनिस कोर्ट, रिवर, कॉर्टयार्ड, लेबोरेटरी. सो ये जो एक वर्ड है लेबोरेटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप इस वर्ड को भी याद रखें. बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, पाथ, ट्रैफिक लाइट्स, बेंच, सीट, टेबल, बास्केटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, बीच, फॉरेस्ट एंड गार्डन एंड कैस्टल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये आपको मैप में या जो पार्ट 2 है उसमें जनरली मिलेंगे. अगेन यहाँ पे एक टास्क है, सो हम कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का. अगर आप ये करना चाहते हैं मेरे साथ तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं पार्ट 3 पे. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here, and you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. And that's about it. Oh, there's also the library office on the left of the librarian's desk. Okay. Now, does anyone have any questions? Yes, thank you, sir. ओके यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि आर्ट कलेक्शन यहाँ पे था, लेकिन वो बोला उन्होंने कि वो हमने कहीं और पे शिफ्ट कर दिया है. सो दैट मीन्स आर्ट कलेक्शन यहाँ पे नहीं है. और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में या टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में जब उन्होंने बात की तो वो बोले हम ये सोच रहे हैं कि ये हम ऐड करें, लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी ये अवेलेबल नहीं है. आई होप आपको ये समझ आया कि आपको ये मैप कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट करते हैं. ये 5 क्वेश्चंस के अलावा आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं. जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 3.
ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन पीपल। यहाँ पे जो एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर होगा, मींस एक टीचर होगा, और 2 या 3 स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट भी हो सकता है। सो मिनिमम 2 पर्सन हो गए यहाँ पे, और मैक्सिमम जो पर्सन हो सकते हैं वो है 4। 2 पर्सन होंगे मतलब एक ट्यूटर होगा और एक ही स्टूडेंट होगा। अगर ज़्यादा होंगे तो 3 होंगे तो एक ट्यूटर और 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर एक ट्यूटर और 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, इनमें हमें ध्यान रखना है कि लड़की और लड़का, ये कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, क्योंकि जब वो डिस्कशन करेंगे तो इनके वो नाम बोलेंगे। जैसे इसका नाम अगर ए भी है, इसका बी है तो सी है। तो क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि अच्छा बी के बारे में बताइए, बी क्या सोच रहा है या सोच रही है कि कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए, या सी क्या सोच रहा है। अगर 2 लड़के हैं तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किसके बारे में पूछा गया है, ए के बारे में पूछा गया कि बी के बारे या सी के बारे में पूछा गया है। अगर हमें पूछा गया है क्वेश्चन ए के बारे में और हमने आंसर सी के बारे में बता दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। सो इसमें एकेडमिक रिलेटिव वोकैबुलरी पूछी जाएगी, जो हम जनरली अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। सो लेट्स सी इसमें क्या है, कौन से वर्ड्स इसमें पूछे जा सकते हैं। सो इसमें स्कूल टर्म्स पूछी जा सकती हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, टीम वर्क, ये वर्ड्स हमें यूज करने पड़ सकते हैं। सो पेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन, आउटलाइन, प्रूफ रीडिंग। सो आई वुड सजेस्ट इसके वर्ड आप याद रखें। प्रूफ रीडिंग होता है कि अगर आप कुछ लिखा है आपने कुछ भी, तो उसमें एक ओवरव्यू करें कि उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स कैसी हैं, कितनी हैं, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसी हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी हैं, ताकि उसको आप करेक्ट कर सकें। एक्सपेरिमेंट, रेफरेंस, लेक्चर, ट्यूटर, टीचर, अटेंडेंस, स्पेशलिस्ट, नॉलेज, फैकल्टी, बैचलर्स। सो बैचलर्स एंड मास्टर्स, इसे कैसे लिखा जाता है आप देख लीजिए और इसे ध्यान रखें कैसे लिखना है, अपॉस्ट्रोफी एस। स्केड्यूल और शेड्यूल, मैनेजमेंट, लीडरशिप, क्वेश्चनियर, स्टैटिस्टिक, परसेंटेज, लेबोरेटरी, स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो ये जो वर्ड है लेबोरेटरी, ये नॉर्थ अमेरिका में 3 सिलेबल से बोला जाता है, लैब्राटोरी। सो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। वैसे तो ये इजीली डिटेक्टेबल होता है कि क्या वर्ड उन्होंने बोला है, या लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो स्पीकर है वो किस तरह की एक्सेंट को या किस तरह के प्रोनाउंसिएशन को यूज़ कर रहा है। वो नॉर्थ अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसमें 4 सिलेबल्स आ जाते हैं, जैसे लैब और थॉरी। सो लैब्राटोरी, लैब्राटोरी। सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे मैथमेटिक्स, ये केमिस्ट्री नहीं, यहाँ पे होगा फिजिक्स। सो मैथ्स या मैथमेटिक्स या मैथ हो सकता है विदाउट एस। इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, म्यूजिक, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री, फिजिक्स, ये वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पूरे टाइम टेबल के बारे में बात की जाती है, तो उनका जो ईयर होता है, स्कूल ईयर, इज़ डिवाइडेड इनटू टर्म्स, और इन बिटवीन उन्हें ब्रेक्स होती हैं, हॉलीडेज होती हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कब कैसे सेमेस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो जब आप इसकी एग्जैक्ट आंसर्स यहाँ करेंगे तो देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं या पूरे जो टर्म्स हैं उनके बीच में कैसे वो डिवाइड कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स इन यूनिवर्सिटीज, इसमें कॉमर्स, साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, सोशोलॉजी, मेडिसिन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, लॉ, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन। सो ये सारे वर्ड्स हैं, ये यूज़ होंगे। इसमें भी सिमिलरली यहाँ पे सेमेस्टर्स होते हैं, वो डिवाइडेड होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के सेमेस्टर्स मींस। और कई बार वो ऐसा यूज़ करते हैं वर्ड विंटर सेशन या विंटर सेमेस्टर या समर सेमेस्टर या ऑटम सेमेस्टर। सो ये भी हमें ध्यान रखना है कि उन्होंने उसे किसके साथ अटैच किया है। इसमें और जो वर्ड्स यूज हो सकते हैं वो है असाइनमेंट, टेस्ट, रिवीजन, पास, फेल, रिपीट, सुपरवाइजर, असेस, एग्जाम। याद रखना है ये जो असेस है ये ACCESS से अलग है। सो ये जो असेस होता है इसका मतलब होता है रीच, पहुंच, ठीक है। सो और ये जो वर्ड है असेस, इसका मतलब होता है एनालाइज।
ठीक है, किसी चीज को एग्जामिन करना, एग्जामिन, रिजल्ट, डिग्री एंड सर्टिफिकेट। सो लेट्स सी पार्ट 3 में हमें मैचिंग क्वेश्चंस आए हैं। जैसे यहाँ पे 21, 22, 23, 24, 25 ये जो क्वेश्चंस हैं, इसे हमें यहाँ पे ए बी सी ये 3 ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे मैच करना है। ए बी सी कौन सा ऑप्शन आता है? ए है ही विल डेफिनेटली डू इट, ही मे और मे नॉट डू इट, और ही वोंट डू इट। सो वो पक्का करेगा, वो शायद करेगा या नहीं भी कर सकता, और वो नहीं करेगा। सो लेट्स सी, हम इसे स्टार्ट करते हैं, प्ले करते हैं। You will hear a communication studies student talking to his tutor about optional courses for the next semester. Come in. Oh, hello, Jack. Have a seat. Right. You said you wanted to see me to talk about your options next semester? That's right. We have to decide by the end of next week. Really, I'd like to do all 5 options, but we have to choose 2, don't we? Yes, but the choice depends on your major to some extent. You're majoring in communication studies, aren't you? That's right. So, for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the core module on mass communications this semester, the development of the media through the last 2 centuries in relation to political and social issues. Well, that was interesting, but I've decided I'd rather do something completely new. There's a women's studies option, isn't there? Yes, Women and Power. Again, it has a historical focus. It aims to contextualize women's studies by looking at the legal and social situation in the 19th and early 20th centuries. So it would be useful if I intended to specialize in women's studies, but I'm not sure I do actually. Well, it might still be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh, really? I'll sign up for that then. What about the option on culture and society? That addresses the historical debate on the place of culture since the Industrial Revolution in Britain. So a historical focus again. Do I get the message you're not so keen on history? Well, it's just that we seem to have done quite a lot this semester. Anyway, I'll think about that one. If you're interested in a course focusing on current issues, there's the option on identity and popular culture that approaches the subject through things like contemporary film, adverts, soap operas, and so on. That sounds interesting. Can you tell me who runs it? Well, it's normally Dr. Stevens, but he's on sabbatical next semester, so I'm not sure who will be running it. It should be decided by next week, though. Right. Well, I might wait until then to decide. And the last option is Introduction to Cultural Theory, isn't it? I'm quite interested in that too. I was talking to one of the second-year students, and she said it was really useful. It made a lot of things fall into place. Yes, but in fact, in your major, you'll have covered a lot of that already in Communications 102, so that might be less useful than some of the others. Oh, I'll forget about that one then. Now, while you're here, we could also discuss how you're getting on with your core module assignment. So, इसमें जो उन्होंने इस सब के बारे में बताया, तो ये उन्होंने कहा था मीडिया स्टडीज़, ये ऑलरेडी वो उसने कहा था कि मैंने काफ़ी कर ली है, तो ये मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए हमें आंसर किया है ही वांट टू। ये जो वुमेन एंड पावर में है, इसमें वो बोल रहा था कि आई एम नॉट श्योर। सो देयर आर चांसेस कि स्टूडेंट्स इसमें बीट टक कर सकते हैं, बट लेकिन उसने जब बताया कि इसमें ये कोई खास टीचर है वो पढ़ाएंगे, तो देन ही सेड ओके आई विल डेफिनेटली डू दैट। सो इसके लिए हमारा आंसर आ गया ए। कल्चर एंड सोसाइटी में उसने ये बोला कि शायद मैं करूँगा, शायद नहीं करूँगा। अगेन आइडेंटिटी एंड पॉपुलर कल्चर में ही शायद कि मैं शायद ही करूँगा। एंड द लास्ट पार्ट इसमें अगेन ही सेड आई एम नॉट श्योर। ये जो लास्ट पार्ट था 25, तो इसमें इसने डायरेक्टली कहा कि सो आई वॉन्ट डू इट, कि मैं इसको नहीं पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि इसने भी ऑलरेडी डन है, ये उसने पहले पढ़ा हुआ है। जब ये क्वेश्चंस हुए, उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको पढ़ने के लिए कुछ अबाउट 30 या फिर 20 जो सेकेंड्स है उसका टाइम मिलेगा। सो आप उसको रीड कर सकते हैं, देन ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो थे ये मैचिंग क्वेश्चंस थे, और ये जो हैं ये ब्लैंक्स हैं, ये कंप्लीट द सेंटेंस है।
सो नो मोर देन 2 वर्ड्स, मतलब इसमें हम 2 से ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ नहीं करेंगे. सो एक बार अगर रीड करें, स्टडी विद द ओपन यूनिवर्सिटी डिमांड अ ग्रेट डील ऑफ. सो अगर ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ओपन यूनिवर्सिटी जनरली मेरे जहाँ जहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसको कहा जाता है. मतलब यहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं. स्टडिंग एंड वर्क एट द सेम टाइम इम्प्रूव्स रेचल्स डैश स्किल. तो कौन सी काम और पढ़ना दोनों साथ में करने से कौन सा स्किल इंप्रूव हुआ? इट वॉज हेल्पफुल दैट द कोर्स वॉज स्ट्रक्चर्ड इन. तो फ़ायदेमंद था कि कोर्स स्ट्रक्चर था. किस में, मतलब वो हम देखेंगे. शी इंजॉयड मीटिंग विद स्टूडेंट्स एट डैश. वो स्टूडेंट से मिलने मतलब इंजॉय करती है. सो नाउ विल स्टार्ट. The other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? You mean because you're studying on your own most of the time? Well, it took me a while to get used to it. I found I needed to maintain a high level of motivation because it's so different from school. There's no one saying, "Why haven't you written your assignment yet?" and that sort of thing. Oh dear. You'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time management because I had to fit time for studying round a full-time job. Well, I'm hoping to change to working part-time, so that'll help. What makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn't like a traditional 3 or 4 year course where you've got to do the whole thing of it in one go. Oh, that's good, because I'd like to spend 6 months traveling next year. It's all right for some. Then, even though you're mostly studying at home, remember you've got tutors to help you, and from time to time there are summer schools. They usually last a week. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Oh. I've made some really good friends that way. Sounds good. So how do I apply? तो उसे जो मुश्किल होती है डील करने में, उसे वो बोल रही है कि उसे बहुत मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में मोटिवेशन कोई होता नहीं है आपको फोर्स करने के लिए. जो चीज़ उसकी इम्प्रूव हुई है वो है टाइम मैनेजमेंट. काम साथ में करने, पढ़ने और साथ में काम करने के साथ साथ जो चीज़ हेल्पफुल है वो ये कि वो जो कोर्स है वो स्ट्रक्चर्ड है मॉड्यूल्स में, और वो जैसे 1 साल या 2 साल इकट्ठा जो स्टडी होती है वो नहीं है. और उसने बताया कि समर स्कूल्स में उनको समय मिलता है कि टीचर्स ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग. सो यहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ से बाकी दूसरे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, तो वहाँ पे पता लगता है कि उनको क्या डिफ़िकल्टीज, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बाकी बच्चों को भी. सो दिस इज़ योर आंसर. सो नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, अ यूनिवर्सिटी लेक्चर. सो जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी एक मोनोलॉग है. मींस एक ही जो पर्सन है, एक जो प्रोफेसर है, वो कंटिन्यूसली एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और उस टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं उसके बेस पे हमें कुछ आंसर्स या कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं जो हमें सॉल्व करनी है. ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक टॉपिक ओरिएंटेड वोकैबुलरी इसमें यूज़ की जाती है. हालांकि वो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन ये पूरी आपकी एजुकेशन और एकेडमिक्स के बेस पे है कि आप उसके टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, तो उतना ही आपको वो इजी भी लग सकता है या मुश्किल भी लग सकता है. सो देखते हैं किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ हो सकती है. सो यहाँ पे अगर हेल्थ के बारे में टॉपिक है तो यहाँ पे वेजिटेरियन, वीगन, हेल्दी, अनहेल्दी, लेजर, डिजीज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट, ओबीस या ओबेसिटी, ओवरवेट, फिट, डॉक्टर, चेकअप, मेडिसिन, विटामिन, पैंडमिक, वायरस, क्योर, वैक्सीनेशन, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं उसमें. एनिमल या उनके हैबिटेट के बारे में हो सकता है, मैमल्स, रेप्टाइल्स, primates, predators, prey, mountain, jungle, forest, island, pond, river, stream, zoo, pet, endangered species, ocean and sea. Continents and countries के बारे में हो सकता है. So I would advise कि आप जो मेजर कंट्रीज हैं या कंटिनेंट्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, या कंट्रीज है जैसे इंग्लैंड, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, मैक्सिको, स्विट्ज़रलैंड, या फिर कई बार श्रीलंका, ठीक है, या फिर न्यूजीलैंड,
ऐसे अगर वर्ड्स आ जाते हैं, सो कई बार मैंने देखा है कि जो वर्ड्स हैं यहाँ पे SH यूज़ करते हैं वर्ड्स, या फिर न्यूजीलैंड जो वर्ड है या ऑस्ट्रेलिया जो वर्ड है, इसमें स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मिस्टेक्स आप कम कर पाएँ और अच्छे से इनके स्पेलिंग्स को समझ लें. इन्वायरमेंट का अगर टॉपिक है तो ग्लोबल वार्मिंग, डिजास्टर, अर्थक्वेक, टॉर्नाडो, ब्लिजर्ड, हरिकेन, pollution, temperature, drought, flood, cyclone, volcanic eruption, deforestation, desertification, bushfires, ऐसे वर्ड्स पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा अगर गवर्नमेंट पे टॉपिक है तो पॉलिटिक्स, लीडर या लीडरशिप, पॉलिटिशियन, सेनेटर, मेयर, लॉज या लॉयर, रेगुलेशंस, सेनेट, प्रेसिडेंट, सोसाइटी, इंडिविजुअल, काउंसिल, रूल्स, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं. एनर्जी पे टॉपिक है तो न्यूक्लियर का थोड़ा ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर के जो स्पेलिंग है वो क्या है. बच्चे इसको अनक्लियर से भी कई बार लिख देते हैं. सो ऑयल, कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, सोलर पावर सोर्सेस, जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डैम, windmill, turbine, wind turbine, renewable, non-renewable resources. या फिर कोई भी जनरल टॉपिक हो सकता है. तो उसमें जो वोकेबलरी आ सकती है, अपॉइंटमेंट, कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट, एग्जीबिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वर्ड काफ़ी बार पूछा जाता है. अपॉर्चुनिटी, लाइसेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है. फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंसी, कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, CALENDAR. सो ये जो वर्ड्स मैं टिक कर रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछे जाते हैं. सेंचुरी, ऑक्यूपेशन, एल्यूमिनियम. सो ये भी दो तरह इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है. नॉर्थ अमेरिकन से हैं, इसे ये प्रोनाउंस करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम. सो लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम दोनों ही जो वर्ड्स हैं इसके स्पेलिंग सेम हैं. सो फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर वो जो पर्सन है वो ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहा है या अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहा है, उसके बेस पे आपको ये ध्यान रखना है. लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ ALUMINUM, ये भी सही है. ALUMINIUM ये भी सही है. So let's see, मैं अगेन फर्दर ये टास्क 4 कंप्लीट कर रहा हूँ. अगर आप चाहते हैं तो ये मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हैं. Part 4. You will hear a lecturer's introduction to a geography module. First, you have some time to look at questions 31 to 40. So, welcome to your introductory geography lecture. We'll begin with some basics. Firstly, what do we learn by studying geography? Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to affect the Earth's surface. But we learn far more than that, because studying geography also informs us about the different kinds of relationships that develop between a particular environment and the people that live there. Okay, we like to think of geography as having two main branches. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like, and then there's the study of the ways in which we choose to live and of the impact of those on our planet. Our current use of carbon fuels is a good example of that. But there are more specific study areas to consider too, and we'll be looking at each of these in turn throughout the semester. These include biophysical geography,
by which I mean the study of the natural environment and all its living things. Then there's topography. That looks at the shapes of the land and oceans. There's the study of political geography and social geography too, of course, which is the study of communities of people. We have economic geography, in which we examine all kinds of resources and their use, agriculture, for example. Next comes historical geography, the understanding of how people and their environments and the ways they interact have changed over a period of time. And urban geography, an aspect I'm particularly interested in, which takes as its focus the location of cities, the services that those cities provide, and migration of people to and from such cities. And lastly, we have cartography. That's the art and science of map making. You'll be doing a lot of that. So, to summarise before we continue, we now have our key answer. Studying this subject is important because without geographical knowledge, we would know very little about our surroundings and we wouldn't be able to identify all the problems that relate to them. So, by definition, we wouldn't be in an informed position to work out how to solve any of them. Okay, now for some practicalities. What do geographers actually do? Well, we collect data to begin with. You'll be doing a lot of that on your first field trip. How do we do this? There are several means. We might, for example, conduct a census, count a population in a given area perhaps. We also need images of the Earth's surface which we can produce by means of computer generation technology or with the help of satellite relays. We've come a very long way from the early exploration of the world by sailing ships, when geographers only had pens and paper at their disposal. After we've gathered our information, we must analyse it. We need to look for patterns, most commonly those of causes and consequences. This kind of information helps us to predict and resolve problems that could affect the world we live in. But we don't keep all this information confidential. We then need to publish our findings so that other people can access it and be informed by it. And one way in which this information can be published is in the form of maps. You'll all have used one at some stage of your life already. Let's consider the benefits of maps from a geographer's perspective. Maps can be folded and put in a pocket and can provide a great store of reference when they're collected into an atlas. They can depict the physical features of the entire planet if necessary, or just a small part of it in much greater detail. But there is a drawback. You can't exactly replicate something that is three-dimensional, like our planet, on a flat piece of paper, because paper has only 2 dimensions. And that means there'll always be a certain degree of distortion on a map. It can't be avoided. We can also use aerial photographs, pictures taken by cameras at high altitude above the Earth. These are great for showing all kinds of geographical features that are not easy to see from the ground. You can easily illustrate areas of diseased trees, or how much traffic is on the roads at a given time, or information about deep seabeds, for example. Then there are Landsats. These are satellites that circle the Earth and transmit visual information to computers at receiving stations. They circle the Earth several times a day and can provide a massive information. You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. So, what we're going to do now is look at a short presentation in which you'll see all these tools. That is the end of Part 4. You now have half a minute to check your answers. So this was the end of 4th section. I hope आपको ये पूरा समझ आया होगा. So I hope इसमें जो भी important sections हैं listening के वो सारे मैंने cover कर दिए हैं. हाँ, इसमें जो types of questions हैं वो सारे cover नहीं किए जो हम further करेंगे. और especially जब MCQs क्वेश्चन होते हैं, जो लेंथी MCQs क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे डील करते हैं,
किस किस तरह से जो ऑप्शंस होती हैं वो उनको वीड आउट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं और कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है. सो विल सी इट इन डिटेल. मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का नाम है, सो दैट इज़ ielts.completesuccess.in, आप यहाँ पे जाके बहुत सारी आइलेट्स की जो लिसनिंग की ट्रेनिंग है, जो लिसनिंग्स है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.